नमस्कार मित्रों, आज के अपने पुनः लाइव प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने 21 जून 2020 को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। उसी चर्चा को आज पुनः क्रमशः आगे की ओर विस्तार दे रहा हूं। कल हम लोगों ने जाना कि सूर्य ग्रहण का समसामयिक जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन पर, स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज उस पर चर्चा करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि पूर्व में 29 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण पड़ा, जो संक्रमण काल हमारा प्रारंभ हुआ, वह विश्वव्यापी स्तर पर प्रभाव डाल रहा है। उसी क्रम में आज वर्ष के मध्य में 21 जून को यह सूर्य ग्रहण हो रहा है। जहां तक खगोलीय विद्या की बात है, हम जानते हैं कि वर्ष में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त का जो कालखंड है वह सबसे बड़ा होता है पूरे वर्ष में। यह एक निश्चित गणितीय गणना है और इस दिन सूर्य ग्रहण का पड़ना, सूर्य ग्रहण का प्रभाव होना अपने आप में एक अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करता है मानव जीवन के ऊपर। संक्रमण का अर्थ ही है कि हम जिस विषय वस्तु से गुजर रहे हैं उस विषय वस्तु की समाप्ति और नव सृजन का प्रारंभ होना। कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है। मैंने पूर्व में भी बताया था कि 22 मई के बाद प्रत्येक 3 दिन 6 घंटे के उपरांत यह कोरोना वायरस अपने समाप्ति की ओर जाएगा और 29 जून तक इसकी समाप्ति का योग उत्पन्न है। विश्व के अलग अलग स्तर पर, अलग अलग देशों में, अलग कालखंड में यह प्रभावशाली रहता है। हमारा जो संक्रमण काल है वह 17 मास का है, यानी कुल 17 मास पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से इस नव सृजन के कालखंड के संक्रमण से गुजरेंगे। इसमें मुख्य जो कारक तत्व हैं वह शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, ये 4 मुख्य कारक ग्रह हैं और सहयोगी के रूप में मंगल, शुक्र का प्रभाव है। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण लगता है उसी प्रकार से शुक्र और मंगल को भी सूर्य ग्रहण ग्रसित करते हैं। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम्स होते हैं ग्रहण कालखंड में वह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। हमारे सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। पूर्व में किए गए मेरे जो कर्म हैं, जो मेरे कृत्य हैं, वह हमें याद आते हैं, हमने क्या क्या किया है। और ग्रहण के कालखंड के बाद हमें उन फलों की प्राप्ति होती है। आज का सामाजिक जीवन आर्थिक पक्षों से गुजरता है, आर्थिक बलाबल को दर्शाता है। मनुष्य सोचता है कि हमारा आर्थिक पक्ष अगर प्रबल है, मजबूत है, तो हम हर तरह के कष्ट को सह सकते हैं। 21 जून को सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप सारे 12 राशियों के ऊपर यह विभिन्न तरह से प्रभाव डालेगा। मैंने बताया कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन 3 राशियों के ऊपर गतांत मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव जो है गतांत में है, यानी एक ऐसा हिरण जिसका कि शरीर मिट्टी में है और सर आसमान की ओर है। यह गतांत जो है हमारे पूर्व कर्म के कृत्यों का फलाफल प्रदान करता है। आज हम लोग 12 राशियों के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे।
उसके उपरांत आर्थिक सामाजिक जो घटनाएं हैं उसके ऊपर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर चर्चा होगी। मृगशिरा नक्षत्र का मालिक मंगल है, शीर्षोदय राशि है, शीर्षोदय नक्षत्र है। तो सबसे पहले मेष राशि के प्रभाव से हम लोग चलते हैं। मेष राशि स्वयं मंगल का कारक है। तो मेष राशि के व्यक्ति स्थान परिवर्तन, नए गृह, नए घरों, नए स्थानों में प्रवेश का योग देता है। कुछ हद तक रक्त विकार का दोष देगा। अपने पारिवारिक जीवन में किसी निकटस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। मंगल कारक होता है ऊर्जा का, रक्त का, इसीलिए मैंने कहा रक्त विकार। उनके लिए यह आवश्यक है कि 21 तारीख को प्रातः 11:48 के उपरांत जब सूतक लगे तो पंचमुखी हनुमान की पूजा करें, मंत्र का जाप करें, ना ही संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्रवण करें। अगर उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जो अंतिम में बोली जाती है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। तो तुलसीदास के जगह पर भावार्थ है, तुलसीदास ने वहां हनुमान जी से प्रार्थना की है, हे तुलसीदास के इस हृदय रूपी कुटिया में आप सदा वास करें, जिसके फलस्वरूप राम के स्मरण का फलाफल मुझे प्राप्त हो। तो जो मेष राशि के जातक हैं वह तुलसीदास के जगह पर अपना नाम पढ़ें और उसके बाद पूर्ण हनुमान चालीसा की उच्चारण, स्तवन या श्रवण करें। मेष राशि जो है अग्नि तत्व का कारक है। उसकी शांति के लिए अगर संभव हो तो अपने आसपास के नदी, तालाब, उसमें स्नान करें। सूर्य और मंगल मित्र हैं, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। कोई आवश्यक नहीं है कि अगर आपको मंत्र ना आता हो तो आप सूर्य भगवान को जल ना दे सकते हो। मेष राशि में 3 नक्षत्र का भोग है, अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र केतु का कारक है, तो वह स्वयं शीर्षोदय गणेश के कारक है, प्रथम पूज्य। भरणी नक्षत्र शुक्र का कारक है, महालक्ष्मी का स्वरूप है। और कृतिका का नक्षत्र भगवान कार्तिकेय का है। तो अगर संभव हो तो इन तीनों में से किसी भी एक देवता या देवी की पूजा करें, उनका स्तवन करें। ग्रहण काल सूतक का होता है तो पूजा स्थल का स्पर्श मना होता है, लेकिन कहीं पर भी बैठ कर करके आप उनका स्तवन कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। भोजन ग्रहण ना करें इस कालखंड में, इसके पूर्व या इसके बाद ही आप इस ग्रहण काल का भोग प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी राशि है वृष। वृष राशि वाले जातक को अपने शिक्षा प्रतियोगिता में उन्नति होगी। चूंकि वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र, उसका प्रभाव सर्वप्रथम होता है और वह चंद्रमा का कारक है। चूंकि यह सूर्य ग्रहण है तो चंद्रमा मुक्त है इस ग्रहण कालखंड में, तो वह यहां पर विपरीत राजयोग उत्पन्न करके शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, धनार्जन के क्षेत्र में, नौकरी पेशा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में उन्नति प्रदान करता है। रोहिणी नक्षत्र के स्वयं स्वामी शिव है, उन्होंने उसको धारण किया है। जल तत्व है, तो किसी तालाब में, नदी में स्नान करने के उपरांत भगवान शिव की आराधना करें। अगर वह पहले से बीमार चले आ रहे हैं तो स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर रक्त विकार है तो उसमें उनको लाभ प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से वृष राशि वालों के लिए यह उन्नति कारक समय है, लाभकारक समय है। नए भोजन, नए भवन, नए वस्त्र, आभूषण का लाभ होगा।
नए मित्रों का लाभ होगा, विदेशों से संबंध बनेंगे, विदेशी मित्रों से संबंध बनेंगे। अगर नौकरी पेशा नहीं है तो नई नौकरियां मिल सकती हैं। तीसरी राशि है मिथुन, जहां पर कि यह ग्रहण लग रहा है मृगशिरा नक्षत्र में। तो मृगशिरा नक्षत्र के लोगों को सावधानी बरतनी होगी। मंगल कारक है, मंगल धरा का कारक है। निकटस्थ संबंधियों को स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति विपरीत दिशा में कार्य करने लगती है। ग्रहण का अर्थ ही है कि हम जो सोच रहे हैं वह गलत साबित होगा। हमारे आसपास के जो लोग होंगे वो उन्हें गलत तरीके से समझ आएगी। अपने मित्रों को वह शत्रु समझने लगते हैं। ये सब सावधानियां बरतनी होगी मृगशिरा नक्षत्र के लोगों को। ग्रहण का कालखंड जो है वह 6 मास का होता है। तो आने वाले 6 मास तक निश्चित रूप से यह सावधानी बरतनी होगी। स्थान परिवर्तन, नए व्यवसाय, इसके बारे में ना सोचें। अभी ऐसे निर्णय करने के लिए उचित समय नहीं है। अगर किसी के लिए धन व्यय कर रहे हैं, अगर निकटस्थ व्यक्तियों के लिए, तो उस धन का सही उपयोग नहीं कर पाएगा। तो अपने धन को संचित करके रखें। परिवार में वैमनस्यता उत्पन्न करता है। लोग इन्हें गलत समझते हैं। इनके अच्छे कार्यों का यश इन्हें प्राप्त नहीं होता है। अपने से आयु से बड़े वर्ग के आयु वर्ग के व्यक्तियों का स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में अनायास शत्रु प्रबल हो जाते हैं, कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये सब सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। ग्रहण का अर्थ ही है संक्रमण, यानी हम जिस कृत्यों को कर रहे हैं वहां पर बाधाएं उत्पन्न करना। तो अपने सामाजिक प्रतिष्ठा पर ध्यान दें। मिथुन राशि में और नक्षत्र हैं आद्रा और पुष्य के 3 डिग्री अंश हैं। आद्रा नक्षत्र का स्वयं स्वामी राहु है। तो आद्रा नक्षत्र वाले लोगों के लिए अलौकिक बुद्धि, अलौकिक फल, अलौकिक संबंधों का प्रभाव पड़ेगा। राहु यहां बली हो जाता है तो उसे विपरीत राजयोग प्राप्त होता है। एक ही राशि में 2 अलग अलग नक्षत्रों का प्रभाव क्षेत्र बदल जाता है। जहां मृगशिरा नक्षत्र को गलत समझा जाता है, यश की प्राप्ति नहीं होती है, वहीं आद्रा नक्षत्र वालों को अलौकिक फलों की प्राप्ति होगी। उन्हें मां काली, राहु का जो अधिष्ठात्री देवी है वह स्वयं भैरव और भैरवी है, अर्धनारीश्वर स्वरूप है। शिव शक्ति की आराधना करनी चाहिए। राहु का संबंध वायु कारक है, तो सूर्य का प्रभाव इनके ऊपर कम पड़ता है। यह अंधकार, गुफा, जंगल, पेड़ पौधे, एकांत स्थान, इन स्थानों पर, ऐसे जगहों पर रह करके अपनी साधना कर सकते हैं। उन्हें लाभ होगा। राहु मंत्रों का कारक है, तो मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना चाहिए। जिस भी मंत्रों का इनको जाप करने की इच्छा हो, जो भी उनके इष्ट हो, अपने इष्ट देवता कुल देवता की पूजा सस्वर उच्चारण करके करने से इन्हें लाभ प्राप्त होगा। मिथुन में पुष्य नक्षत्र के 3 डिग्री हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहते हैं। मिथुन राशि के व्यक्तियों को नए कर्मों, नए फलाफल, नए संबंध, उच्च अधिकारियों से लाभ प्राप्त होगा। नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, नए धनागम होंगे। जुडिशियरी, वकालत, इससे जुड़े लोगों को अधिक लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के व्यक्ति चंद्रमा कारक होते हैं। वहां पुष्य नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है और अश्लेषा नक्षत्र है। मैंने कहा इस कालखंड में ग्रहों के 6 ग्रह जो है वक्री हैं। शनि, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, ये 6 ग्रह वक्री हैं। मंगल का भोग समाप्त हो रहा है। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति जो कृषक होंगे, जो चिकित्सा से जुड़े हुए होंगे, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अन्य वर्गों के लोगों को निश्चित रूप से हानि होती है। सामाजिक जीवन से जो जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो दिग्भ्रमित होते हैं।
उन्हें गलत सूचनाएं प्राप्त होती हैं, गलत सूचनाओं के आधार पर वह काम करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके निर्णय अपयश के कारक हो जाते हैं। प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह विपरीत समय है, उनके निर्णय सही नहीं है। कर्क राशि जल का कारक है और ग्रहण लग रहा है मृगशिरा नक्षत्र में, यानी मंगल धरा और जल धरा, जल भी धरा पर ही बहती है और मंगल भूमि कारक है। तो जल संबंधित निश्चित रूप से कुछ ऐसे प्राकृतिक क्रियाकलाप परिवर्तन होते हैं जो सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हैं। अत्यधिक वर्षा या किसी इस प्रकार के जल प्रलय या इस प्रकार के कोई आकस्मिक घटनाएं होती हैं जिससे जनजीवन प्रभावित होता है। अतिवृष्टि इसकी संभावना रहती है। और यह जो ग्रहण कालखंड है, इसमें एक सबसे मुख्य बात है कि 3 ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं एक मास के अंदर में, जिसमें 2 चंद्र ग्रहण है और 1 सूर्य ग्रहण है। 5 जुलाई को पुनः चंद्र ग्रहण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जल तत्वों की प्रधानता हो जाती है। तो प्राकृतिक आपदाओं का यह कालखंड है और बृहस्पति का संबंध केतु और प्लूटो ग्रह के साथ 4 अक्टूबर तक है। तो हमें 4 अक्टूबर तक प्राकृतिक आपदाओं को झेलना होगा, चाहे उसमें कोरोना हो, चाहे उसमें जल का से संबंधित हो, यह क्रमशः कम होगा। कर्क राशि के व्यक्तियों को नए अनुबंध मिलेंगे। अगर जल से संबंधित व्यवसाय करते होंगे तभी हानि होगी, अन्यथा उन्हें लाभ प्राप्त होगा। नव सृजन के लिए इनका प्रयास सफलीभूत होगा। नव सृजन यह कर सकते हैं। चिकित्सीय वर्ग के लिए यह उत्तम समय है। नाम, यश, कीर्ति, उनके द्वारा किए गए कृत्य समाज में प्रतिष्ठित करेंगे। कर्क राशि के बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। वहां माघा नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। तो केतु, शुक्र और सूर्य पुनः जैसे मेष राशि में प्रभावशाली था वैसे ही सिंह राशि में प्रभावशाली है। लेकिन यहां पर मिथुन राशि के मृगशिरा नक्षत्र में प्रभाव पड़ने के कारण यह पराक्रम भाव का कारक हो जाता है। तो इस सूर्य ग्रहण के बाद सिंह राशि के जातक उनके पराक्रम में वृद्धि होगी। भूमि भवन संबंधित विवादों का अंत होता है, नए भवन का लाभ होता है, नए आभूषण, नए वस्त्रों का लाभ प्राप्त होता है, नए स्थानों पर भ्रमण होता है, परिवार में सामंजस्य स्थापित होते हैं, संतानों का सुख प्राप्त होता है। तो सिंह राशि वालों के लिए यह समय उत्तम कारक है, उत्तम फल प्रदान करेगा। किसी न किसी प्रकार के निवेश की संभावना रहती है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि का प्रभाव आता है। कन्या राशि में पूर्व भाद्रपद का 3 डिग्री अंश है, हस्त नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र का 10 डिग्री है। तो यह जो है सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 3 ग्रहों का प्रभाव है। तो ग्रहण काल में ही मंगल के नक्षत्र में सूर्य का ग्रहण लगना, यानी सूर्य, मंगल और राहु ये तीनों प्रभावित हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से यह उत्तम समय नहीं है। अपने लोगों के विश्वास करने के चलते इन्हें हानि होती है। ये जिन्हें कार्मिक रूप से प्रभावशाली करेंगे वह इन्हें गलत सूचनाओं के आधार पर नुकसान पहुंचाएंगे। हड्डी संबंधी कष्ट हो सकता है। नस से संबंधित राहु नसों का कारक होता है, स्नायु मंडल का कारक है। स्नायु संबंधी जो है तकलीफ इन्हें हो सकती है। और चंद्रमा तो मन का कारक है ही, मन उद्वेलित करता है। आंखों की दृष्टि में प्रभावहीन होता है, आंखों में कष्ट हो सकता है। यह जो व्यवसाय कर रहे होंगे, चाहे वह नौकरी हो, राजनीति हो, कृषि हो, चिकित्सा हो, या किसी भी वर्ग में इनके कार्यों का यश जो है इन्हें प्राप्त नहीं होने देता है। कन्या राशि वाले जातक सावधानी बरते। सूर्य, मंगल और चंद्र का प्रभाव जो है
उनकी अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा स्वयं है। माँ दुर्गा का स्तवन करें, माँ दुर्गा के स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर संभव हो तो नदी किनारे ऐसे जल तत्व के किनारे जो बहता हो, तो नदी में जल सदा बहता है, सदा संचरण करता है, ऐसे जल में स्नान करें, किसी नदी किनारे बैठें और वहां पर मानसिक जाप करें और जाप के उपरांत पुनः स्नान कर करके ही वापस अपने घर की ओर आए। यह एक सामान्य क्रिया है जिसे करने से इसका दुष्प्रभाव समाप्त होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण काल का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है वह उच्चतम स्तर पर चला जाता है और ऐसा मानते हैं कि धरा पर ही यानी भूमि पर ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है। जल तत्व में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ह्रास होता है। तो अगर हमें कम प्रभाव रखना है मैंने इस ग्रहण काल में कन्या राशि वालों को, तो जल तत्व का सेवन करें, जल तत्व के नजदीक रहें और स्नान के उपरांत ही यह पुनः स्तोत्र का पाठ करें, तो निश्चित रूप से इन्हें कम हानि होगी और लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। ग्रहण काल का एक नियम यह है जो गणितीय और ज्योतिषीय खगोलीय प्रभाव हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, वह यह बताया है कि एक ग्रहण काल से दूसरे ग्रहण काल खंड के बीच में ही उसका प्रभाव होगा। आज जो हम श्रवण संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, यह 29 दिसंबर को जो हमारा 2019 को जो सूर्य ग्रहण लगा, उसके प्रभाव के चलते इस संक्रमण काल से गुजरते हैं या गुजर रहे हैं। तो उसकी समाप्ति होगी 21 जून को। तो जन सामान्य में जो भय का वातावरण है या जो हमारे भयशील जीवन हो रहा था, बीत रहा था, उसका अंत हो जाएगा। परंतु जिन लोग राशियों के ऊपर इसका प्रभाव फिर से प्रारंभ होने जा रहा है, उन्हें अगले सूर्य ग्रहण तक सावधानी बरतनी चाहिए। तो लंबे समय का निवेश नहीं करना है, आर्थिक रूप से लंबे समय का निवेश नहीं करना है, उन्हें हानि होगी। यह एक सामान्य 12 राशियों के लिए है। सभी राशि वाले व्यक्ति यह सावधानी रखें, ऐसे किसी भी निवेश में अपने धन को व्यय न करें जो लंबे समय के लिए हो। चूंकि जब वक्रत्व काल के ग्रह होते हैं तो वह पूर्व की ओर संचार करते हैं, यानी उल्टा वो चलते हैं। अगर मैं 10 कदम आगे बढ़ा हूं तो पुनः मैं 10 कदम पीछे की ओर जा रहा हूं। और ऐसे कालखंड में अगर हमने लंबे समय का निवेश किया तो वह फिर से वापस हमारे कर्मों की ओर लेके चला आएगा। तो शून्य से शुरू कर करके फिर हम पुनः शून्य पर चले आएंगे। कन्या राशि के बाद तुला राशि आती है। तुला राशि में धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव है, स्वाति नक्षत्र का प्रभाव है, विशाखा नक्षत्र का प्रभाव है। यह मंगल, राहु और बृहस्पति तीनों नक्षत्रों को बताता है। तो ग्रहण कालखंड में राहु का नक्षत्र है स्वाति, जो कि उन्हें विपरीत राजयोग देता है। तुला राशि वाले व्यक्ति की उन्नति होगी, उन्हें धन लाभ मिलेगा, माता पिता का स्नेह प्राप्त होगा। अगर दूरस्थ स्थानों पर रह रहे हैं तो उन्हें उनके नजदीक आने का मिलेगा सहयोग। विशाखा नक्षत्र के व्यक्तियों को सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, पित्त दोष हो सकता है, उन्हें अपने पित्त दोष के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा हर प्रकार से उनके लिए यह उत्तम समय है। नए गृह, नए भवन का योग है, नए व्यवसाय कर सकते हैं, नई नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। वृश्चिक राशि इसके उपरांत आती है। वृश्चिक राशि के ऊपर नेष्ट प्रभाव है, चूंकि मंगल की राशि है, मंगल के नक्षत्र के ऊपर इनका ग्रहण का प्रभाव है। तो मंगल अपने गुणों के अनुसार व्यक्ति को कर्मशील बनाता है, सभी राशियों से ज्यादा सोचने वाला बनाता है, मनन शक्ति का तीव्रता देता है। लेकिन मंगल के प्रभाव के चलते जो वहां पर अन्य नक्षत्र हैं, शनि के नक्षत्र हैं, वह विपरीत गुणी है। शनि मंगल से मित्रता नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने आसपास में मौजूद रहने वाले लोगों के ऊपर ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक
विचार करना चाहिए। जो इनके साथ रहते हैं वह उन्हें गलत सलाह, गलत सूचना देकर मिथ्या आरोप में फंसाते हैं, और यह ग्रहण, यह कालखंड इन्हीं चीजों को इंगित करता है। तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को धोखा, मिथ्या आरोप, अपयश, ऐसी चीजें घटने की संभावनाएं होती हैं। अगर ऐसे व्यक्ति सामाजिक जीवन में हैं, चिकित्सीय क्षेत्र में हैं, तो चिकित्सक हैं तो गलत रिपोर्ट के ऊपर ये इलाज कर देंगे जिससे इनको अपयश हो सकता है। सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो साथ रहने वाले लोग बिना कर्म किए इन्हें सूचना देकर गलत निर्णय करा देंगे, इन्हें धोखा मिलेगा अपने आसपास के लोगों से। तो ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। वृश्चिक का सबसे मूल जो है, जो अंतिम चरण है, वह मूल नक्षत्र का है, जो केतु प्रधान है। तो जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में होगा उन्हें कुछ शांति प्राप्त होगी, आने वाले समय में उन्हें कुछ धन लाभ प्राप्त होगा, आकस्मिक लाभ प्राप्त होगा। मूल नक्षत्र का कारक स्वयं केतु है। केतु शीर्षोदय नक्षत्र है। जो शीर्षोदय नक्षत्र होते हैं वह मृगशिरा नक्षत्र के मित्र होते हैं, तो वहां भगवान शिव की आराधना करने से उन्हें शांति प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि का प्रभाव आता है, जहां पर स्वयं बृहस्पति और केतु विद्यमान है, और वह अपने एक युक्त प्रभाव डालते हैं। तो धनु राशि वाले व्यक्ति आकस्मिक निर्णय ना लें, और इस कालखंड में विष्णु नारायण का जो स्वरूप है उसकी पूजा करें। विष्णु के किसी भी रूप में पूजा गणेश के साथ करने से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। अगर कुछ भी संभव ना हो तो निश्चित रूप से जलधारा में स्नान के उपरांत ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसी का मानसिक जाप करते रहें, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण जो है वह बहुत लंबे कालखंड का प्रभाव सूतक रख रहा है। करीब करीब यह 11 घंटे तक का प्रभाव रखेगा, और ग्रहण काल जो है वह 4 घंटे के करीब है। 11:48 से प्रारंभ हो जाएगा इसका, और यह 2:38 तक इसके प्रभाव में रहता है। यह एक बहुत लंबा कालखंड है, तो मानसिक जाप करने से इन्हें लाभ होगा। तो धनु राशि वाले व्यक्ति निश्चित रूप से विष्णु नारायण के पूजा करने से लाभ प्राप्त करेंगे। धनु राशि के बाद मकर राशि आता है। मकर राशि के प्रथम चरण में सूर्य के नक्षत्र का प्रभाव है, श्रवण नक्षत्र है, चंद्रमा का प्रभाव है। तो चंद्र और सूर्य यह दोनों हमारे आंखों की ज्योति को बताते हैं। तो मकर राशि वाले जातक जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, दमा हो, आंखों से संबंधित परेशानी हो, वो सावधानी बरतें। इनके सामाजिक और आर्थिक जीवन में उन्नति होगी, नए अवसर प्राप्त होंगे, अपने उच्च अधिकारियों का स्नेह, विश्वास, पात्रता प्राप्त होगी, नए कार्यों का प्रारंभ होगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य प्रणाली और नेत्रों की ज्योति, नेत्र कष्ट के ऊपर यह ध्यान दें। और मकर राशि के स्वामी स्वयं पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी है। जो भी हमारे इनके इष्ट देव हैं, जो भी इनके इष्ट हैं, उनकी पार्थिव पूजा इन्हें करनी चाहिए उस कालखंड में। और स्वयं भी हम लोग जैसे पहले मिट्टी लगा के शरीर में स्नान करते थे, तो इन्हें इस कालखंड में मिट्टी लगा करके स्नान करना चाहिए, चाहे वह मिट्टी मुल्तानी ही क्यों ना हो, चाहे वह गंगा की मिट्टी ही क्यों ना हो। लेकिन शरीर में मिट्टी का प्रयोग करने से इनके ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मकर राशि के स्वामी शनि हैं, जो मंगल से द्वेष रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। तो इस कालखंड में अगले सूर्य ग्रहण तक किसी के भी प्रति शत्रुता ना रखें, अन्यथा हानि होगी। सभी को मित्रवत समझें। जनमानस में
या सामाजिक राजनीतिक जीवन में जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें विवाद की संभावना है, विवाद हो सकता है। मकर राशि के बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का प्रथम जो है राहु से प्रारंभ है, मंगल से प्रारंभ है और बृहस्पति का अंश है। तो राहु मंगल और बृहस्पति के संयुक्त युग्म से विपरीत धर्मी लोगों से, अर्थात जो हमारा स्वभाव है उससे विपरीत धर्म यानी विपरीत लोगों से इनकी मित्रता रहती है। तो इस कालखंड में सावधानी बरतें, इसलिए कि यह ग्रहण आपके कर्म स्थान से प्रभावशाली हो रहा है। ग्रहण की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है। तो विपरीत धर्मी लोगों के साथ आप कोई व्यापार ना करें, ऐसे लोगों से आप मित्रता ना करें जिनका विचार आपसे भिन्न हो। ऐसे लोगों के साथ आप आगे ना बढ़ें जिनके धर्म विपरीत हो। अपने साधर्मी स्वधर्मी लोगों के बीच में ही अपना समय व्यतीत करें, व्यवसाय करें, व्यापार करें, नौकरी करें। नए भवन का योग दे रहा है, नए स्थानों पर भ्रमण का योग दे रहा है। विदेश से संबंधित व्यक्तियों को लाभ देगा या किसी न किसी प्रकार से आपको उनसे संपर्क लाभ होगा। कुंभ राशि में बृहस्पति के अंश के चलते विद्या अध्ययन से जुड़े जो लोग हैं, शिक्षक वर्ग हैं, उनमें अमनस्यता रहेगी। शिक्षक वर्ग जो है सरकार और सरकार के नीति निर्धारण नीतियों के विपरीत चलने का काम करेंगे, असंतुष्टि की भावना रहेगी। जो भी विद्या अध्ययन से जुड़े लोग रहेंगे उस क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र के व्यवसाय से जुड़े लोगों के बीच में अमनस्यता, असंतोष और निश्चित रूप से सरकार और सरकार के नीतियों के विरुद्ध जन आंदोलन, अस्त व्यस्त की स्थिति, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन की हानि, यह सारे चीजें दृष्टिगोचर हो रही हैं। तो इस वर्ग के लोगों से मेरा आग्रह है कि जो भी निर्णय हो सावधानी पूर्वक लें, क्योंकि यह नवंबर में पुनः 2020 में सूर्य ग्रहण लगेगा। तो यह 21 जून से लेकर के 5 नवंबर 2020 तक यह प्रभावशाली है। यह संयम से अगर यह समय गुजर जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले कालखंड में शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा। कुंभ के बाद मीन राशि आती है। मैंने पहले ही सावधान किया कि मीन राशि के जातकों आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि मीन में बृहस्पति, शनि और बुध ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव है और ये तीनों नक्षत्र के स्वामी ग्रह वक्री चल रहे हैं। तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपने व्यवसाय में, नौकरी में श्रम किया है, पढ़ाई में श्रम किया है, कहीं न कहीं वह बाधा कारक है। आपके इष्ट जो हैं वो महालक्ष्मी है। आप महालक्ष्मी की पूजा, महालक्ष्मी के मंत्रों का स्तवन, स्तोत्र का पाठ आप करें। सूतक काल में सिर्फ मंदिरों, पूजा स्थलों के गर्भगृह में जाने की मनाही है, पूजा करने की मनाही नहीं है, स्तोत्र पढ़ने की मनाही नहीं है। क्योंकि हमारे जो मंदिर होते हैं, हमारे घर के जो गर्भगृह होते हैं या पूजा स्थल के जो गर्भगृह होते हैं, उसमें भगवान की मूर्ति, भगवान के जो स्थान होते हैं उनकी स्थापना की गई रहती है, विग्रहों की, इसलिए उसके स्पर्श की मनाही है। लेकिन जो हम सस्वर उच्चारण कर सकते हैं, जो हम बोल के पढ़ सकते हैं, उसकी मनाही नहीं है। वो हम कहीं भी कभी भी करके बैठ करके उसका पाठ, उसका उच्चारण कर सकते हैं और उसका लाभ होता है। क्यों कहता है व्यक्ति कि आप उच्चारण करें? हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप और आयाम हैं। मेरी बात, मेरी वाणी आप तक मेरे शरीर के यांत्रिक अंगों के स्तवन से, स्पंदन से आप तक पहुंच रही है। तो मेरे शरीर की यह यांत्रिक ऊर्जा वह श्रवण के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। उसी तरह से जब आप किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, आप किसी मंत्र का जाप करते हैं,
तो वह आपके शरीर के आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती है। हम वातावरण के प्रभाव को नहीं बदल सकते हैं, तो ग्रहण जो है वह वातावरण में प्रभावशाली होगा। हमारे शरीर के ऊर्जा तत्व, हमारे शरीर के रोम, हमारे शरीर की जो त्वचा है, उस संक्रमण को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित कर देता है। आपके जो भी इष्ट हैं, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा है, आप उसके मंत्रों को, स्तोत्रों को आप स्तवन करें, पाठ करें। निश्चित रूप से वह एक रक्षा कवच के रूप में आपके शरीर के चारों तरफ एक आयाम बनाता है। जिस तरह से आप जब जाते हैं किसी के फोटोग्राफर के पास कि भाई मेरा एक पिक्चर आप खींच दें, मेरी एक फोटो आप खींच दें, तो आप जिस तरह से सज सवर करके वस्त्रों के अलंकरण के साथ जाते हैं, उसी तरीके से या नक्षत्र आधारित हमारे जो मंत्र स्त्रोत ऋषि मुनियों ने बनाया है मानव जीवन के उन्नति के लिए, रक्षा के लिए, हम उसका स्तवन करें। हम किसी एक जगह पर स्थिर हो करके उसका पाठ करें। निश्चित रूप से यह हमारे शरीर की रक्षा करता है। ये 12 राशियों का प्रभाव रहा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण हमारे जीवन के साली है। हम लोग पूर्व से ही संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे सामाजिक जीवन में दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस के रूप में हर व्यक्ति अस्त व्यस्त है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि हम अपना जीवन किस ओर ले जाएं, कैसे जिए। परंतु मैं सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के जो अवयव तत्व हैं वह मृत प्राय 22 मई के बाद हर 3 दिन 6 घंटे, यानी अगर आज मैं बोल रहा हूं तो अगले 3 दिन 6 घंटे के बाद से वह निष्प्रभावी होता है। तो ऐसे हर 3 दिन 6 घंटे के बाद जो साइकिल हमारा बनेगा, जो क्रम हमारे बनते चले जाएंगे, यह क्रम हमारा उन सारे दुष्प्रभावों को समाप्त करेगा। इस कालखंड में 29 दिसंबर 2019 से यह जो संक्रमण का कालखंड प्रभावशाली हुआ, उसमें भारतवर्ष के ऊपर फरवरी 2020 से प्रभावशाली है और 17 महीने का यह कालखंड है। यह कालखंड हमारे सामाजिक जीवन, हमारे आर्थिक जीवन को और हमारे मानसिक जीवन को प्रभावशाली कर रहा है। हमारे शारीरिक जीवन को प्रभावशाली नहीं कर रहा है, यह नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे कालखंड 22 मई के बाद बीत रहा है, व्यक्तियों के स्वस्थ होने की क्षमता विकसित हो रही है, सहने की क्षमता विकसित हो रही है। तो यह क्रमशः उन्नति की ओर बढ़ता चला जाएगा और हर 3 दिन 6 घंटे के बाद इसमें वृद्धि होती चली जाएगी। तो हमारे मन मस्तिष्क में यह भय समाप्त होना चाहिए कि इससे कोई हानि होने जा रही है। मंगल भूमि कारक है और कर्क राशि, मीन राशि दोनों जल कारक है। तो जल संबंधित अतिवृष्टि, जल संबंधित प्राकृतिक भौगोलिक घटनाएं हो सकती है। भूमि मंगल कारक है, भूमि संबंधित घटनाएं हो सकती है, उसके प्रति सावधान रहना है। आने वाले कालखंड में, इस सूर्य ग्रहण के बाद के कालखंड में निश्चित रूप से जो मैंने बताया कि पूर्व और उत्तर या ग्रहण कालखंड का जो संचार विषय है, यह पूर्व और उत्तर यानी भारतवर्ष भूमि के जो हमारा यूपी मध्य प्रदेश से जो हमारी कालखंड की रेखा चल रही है, कर्क रेखा, और यह गुजरती है बांग्लादेश होते हुए निकल जाती है। तो इस काल रेखा के पूर्व और उत्तर दिशा की ओर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव है। इधर मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर राशि में 4 नक्षत्र का भोग है और ये चारों जीवन के प्रभावशाली तत्व हैं। तो राजनैतिक रूप से
अस्त व्यस्त की स्थिति रहेगी, जन आंदोलन होने की संभावना है। तो राजनीति से जुड़े लोग सावधान रहें। उन्हें जनमानस का विरोध, जनमानस के विपरीत प्रभाव का दोषारोपण, अपयश, इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। जल तत्व से जुड़े लोगों से, जल से संबंधित अवयवों से प्राकृतिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक रूप से इन्हें नुकसान हो सकता है, उस पर सावधानी बरतनी होगी। जो सामान्य बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक ही स्थान पर बहुत सालों से रहते चले आते हैं, उनको परिवर्तन का योग देता है, अनायास परिवर्तन होते हैं। तो प्रशासनिक रूप अधिकारियों के लिए यह परिवर्तनशील समय है। उन्हें अपने स्थानों को छोड़ के दूसरे स्थानों पर जाना पड़ेगा, दूसरे दायित्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी। इसमें एक मुख्य बात यह है कि सूर्य स्वयं जो है प्रधान का कारक होता है। तो इस क्षेत्र के जो प्रधान व्यक्ति हैं, जो शीर्षोदय व्यक्ति हैं, शीर्ष सत्ता पर जो अधिकार रखते हैं, उनके उन्नति का कारक है। हाँ, उन्हें अपने आसपास के लोगों से सावधानी रखनी चाहिए। निश्चित रूप से राहु इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर उनकी पकड़ होनी चाहिए कि उन्हें उचित और ज्ञानवर्धन सलाह प्राप्त हो, सही सूचनाएं प्राप्त हो। राहु मिथ्याभासी लोगों से मित्रता नहीं करता है। नवग्रह में सिर्फ राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो मिथ्याभासी नहीं है। वह सदा सत्य की ओर अग्रसर होता है, आत्मबल की ओर अग्रसर होता है। सभी लोगों के मन में यह है कि राहु एक खराब और नेष्ट ग्रह है, परंतु इसके विपरीत राहु कभी भी मिथ्याभासी चीजों को पसंद नहीं करता है। तो हमारे देश और प्रदेश दोनों स्थानों पर, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हों, किसी भी पार्टी के व्यक्ति हों, उसके शीर्ष पर बैठे हुए लोग, सत्ताधीश व्यक्ति अपने इस सूचना तंत्र को मजबूत करें, परखें। निश्चित रूप से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। हमारे जीवन में अलग अलग आयाम हैं। एक मनुष्य का जीवन आर्थिक पक्ष से चलता है, कर्म से चलता है। अब वह व्यक्ति क्या क्या कर्म करते हैं, कोई व्यक्ति कृषि करता है, कोई व्यक्ति अध्यापन का कार्य करता है, कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है, कोई इंडस्ट्री लगाता है। तो अलग अलग व्यापार करने वाले अलग अलग विषयों के व्यक्तियों के ऊपर कल हम लोग चर्चा करेंगे और इसका विस्तार पूर्वक हम लोग विवेचना करेंगे कि हमारे आर्थिक सामाजिक जीवन, सोशियो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल कंडीशंस कैसा रहेगा और किस प्रकार से हमारे जन सामान्य के ऊपर प्रभाव डालेंगे। भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, हमारे देश के प्रधान, उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व चाहे वो किसी भी दल के क्यों न हो, उनके निर्णय कैसे होने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। इस क्रम को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा। नमस्कार। जय भवानी।